Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine at home, and I also hope that you are in touch with your third year syllabus along with this fourth year syllabus. Today our topic is hyperconjugation. In your previous lectures, you have studied about conjugation and resonance. This is somewhat related to both of these topics. You can say this is a type of resonance. Now, it's defined as the delocalization of sigma electrons with pi electrons of unsaturated system or with p orbital is called hyperconjugation. In case of resonance, you have studied that only delocalization of pi electrons. In resonance, only pi electrons are involved, leaving the sigma bond untouched. Leaving the sigma bond untouched. यानी रेजोनेंस में कभी भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है जो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, या फिर लोन पेयर की डीलोकलाइजेशन हो सकती है. बट इन सम केसेस सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड मे गेट इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन. कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज हो सकते हैं, तो ऐसी डीलोकलाइजेशन को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन. हम इसके एग्जांपल देखते हैं. दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन. उसमें देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद ये कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है. अब इस केस में हमने पढ़ा है कि डीलोकलाइजेशन किसकी होगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की. और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन मोस्टली आप देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो हाइपर कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइज होंगे. सम केसेस ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होती है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होगी. और कौन से कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे. कॉन्जुगेशन मींस कि डबल बॉन्ड और इस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए. तो हम कहेंगे कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन है विद डबल बॉन्ड और विद पाई बॉन्ड. अब होगा ये कि कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज होंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. अब अगर जब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 बॉन्ड्स पहले ही प्रेजेंट है. जब डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है. आपने रेजोनेंस के रूल्स में पढ़ा है कि जब भी आपने कोई कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखनी है तो हर एटम जो है उसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, उसको बोनाफाइड लिवस स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी जो उसकी मैक्सिमम वैलेंसी पॉसिबल है वही होनी चाहिए, तभी वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाएगी. तो इस कार्बन की 5 वैलेंसी को 4 करने के लिए यहाँ से एक डबल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा. डबल बॉन्ड फुल शिफ्ट हो रहा है, यानी उसके दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पे फुल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा. तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगी. इसमें देखिए हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फॉर्म हो गया है, और यहाँ से डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया है. तो इस पे हमने फुल नेगेटिव चार्ज लिखा है. इसका फुल नेगेटिव चार्ज से या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स से शो कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक से भी शो करेंगे तो ये करेक्ट होगा. इन दोनों स्ट्रक्चर्स के दरमियान में देखें ये डबल हेडेड एरो है. डबल हेडेड एरो किस लिए हम यूज करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के लिए, कि जिन दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान में डबल हेडेड एरो है उसका मीनिंग ये है कि ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं. बट यहाँ पर ये ट्रू रेजोनेंस नहीं है. ये कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें हम डीलोकलाइजेशन पढ़ रहे हैं. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है विद पाई इलेक्ट्रॉन्स. अब इस केस में ये 1 हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन सेकेंड बॉन्ड, ये थर्ड बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड इस डबल बॉन्ड से सेम पोजीशन पे हैं, यानी तीनों ही इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड है. तो इक्वल पॉसिबिलिटी है कि तीनों में से किसी भी कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाएं विद दिस डबल बॉन्ड. तो फर्स्ट वन ये अगर डीलोकलाइज होंगे तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगी. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें
इस कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज किया गया है तो इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। थर्ड में इस कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज किया गया है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो ये 4 क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपीन मॉलिक्यूल। तो इन हाइपर कॉन्जुगेशन ओनली carbon hydrogen sigma electrons are delocalized with pi electrons, या फिर जो सेकंड बात हमने पढ़ी can be delocalized with p orbital। delocalization with p orbital की एग्जांपल हम बाद में करेंगे। इसके लिए कुछ कंडीशंस उन्होंने बताई हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशंस, कौन सी कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, व्हेन कार्बन पोजेसिंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन is attached to another carbon bearing an unshared orbital or to an unsaturated carbon। यानी इसका मीनिंग ये है कि जो भी हमारी डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ एक और कार्बन अटैच होनी चाहिए और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन होनी चाहिए। ठीक है, देखें, डबल बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन के साथ नेक्स्ट कार्बन और फिर इसके साथ हाइड्रोजन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। और फिर जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ओवरलैप करेंगे विद पी ऑर्बिटल या फिर विद डबल बॉन्ड, और इस रिजल्ट के तौर पे क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा, और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी उसमें कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड नहीं होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इस स्ट्रक्चर में वो बता रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज गेट डेवलप्ड ऑन द कार्बन गेट्स डीलोकलाइज्ड बाय ओवरलैपिंग विद एडजेसेंट पी ऑर्बिटल। इस कार्बन में शो किया गया है sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है कि अगर जब सैचुरेटेड कार्बन थी, जब CH3 था तो कार्बन का ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज था, वो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया था, लेकिन जब इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर ये p ऑर्बिटल जो है ये दूसरे कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा और फिर उससे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अब कुछ कंक्लूजन्स हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में कि द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इन्वॉल्व्ड इन डीलोकलाइजेशन। कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे। नेक्स्ट अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स देखें, ये वही प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में हमें कोई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, जस्ट हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और बॉन्ड जो है वो इन दोनों कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो गया। तो ये जो है वो इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। अब इसमें चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, जब भी हम ये हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स लिखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड नहीं होगा, इसलिए हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्या इस हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नेम नो बॉन्ड रेजोनेंस है। बट इससे वो कहते हैं कि एक्चुअल ये इससे इसका ये नहीं है कि यहाँ पे कोई बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, एक्चुअल में ये बॉन्ड खत्म नहीं हुआ, ये जस्ट इसकी क्या है, कैनोनिकल फॉर्म है, थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है। कैनोनिकल फॉर्म तो आपने रूल्स ऑफ रेजोनेंस में पढ़ा होगा कि कैनोनिकल फॉर्म जो है उनकी कभी भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो जस्ट थ्योरेटिकल है। इन वो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं कि कहाँ कहाँ डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, तो वो हम पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की नहीं होती। तो इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस तो कह रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड नहीं, इसका मीनिंग जस्ट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हाइड्रोजन से डिस्टेंस पे है, इसलिए हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन के क्लोज है, इसलिए कार्बन ने दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब इसकी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मिथाइल बेंजीन। दिस इज मिथाइल बेंजीन। अब इसमें हमने देखना है कि कौन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जिनके सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये सिंगल बॉन्ड है और फिर ये डबल बॉन्ड है। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, दे आर इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड, एंड सिमिलर this carbon hydrogen sigma electron also in delocalization with this double bond, and this carbon hydrogen sigma electrons are also in delocalization with this double bond. So there is equal possibility for the delocalization of sigma electrons of these three bonds. So first one, हमने ये इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज किया तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और नेक्स्ट जो डबल बॉन्ड था वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों इसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं।
ऐसी इंटरेक्शन को हम हेट्रोवेलेंट या फिर सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ hyperconjugation on the physical properties of organic compounds. There are few properties of organic compounds which can be explained on the basis of hyperconjugation. Now these are the properties of organic compounds which can be explained by hyperconjugation. Number one is stability of carbocations. Number two is stability of free radicals. Number three is stability of alkenes. And number four is shortening of bond length. First one is alkyl cations and their relative stability. Alkyl cations, in common sense we say them carbocations. Carbocations, alkyl part कार्बन पार्ट ही है, और केटाइन किसको कहते हैं, जब व्हेन एवर कार्बन बियर्स अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एटलीस्ट अगर वन कार्बन ऐसी प्रेजेंट हो जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो तो हम उसको कहते हैं कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन हैव एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, मींस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। एग्जांपल हम इसकी लेते हैं, दिस इज मिथाइल ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन विच हैज अ पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज है तो इट मींस कि कार्बन 3 एटम्स के साथ अटैच्ड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। हमने स्टार्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विद पाई इलेक्ट्रॉन्स और विद p ऑर्बिटल। अब इस एग्जांपल में जो डीलोकलाइजेशन है वो हो रही है विद p ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है इस मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है वो होगी विद p ऑर्बिटल। ये कार्बन है जिसपे p ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो कि वेकेंट है। ये हमारा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है जिसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करेंगे, ये डीलोकलाइज होकर यहाँ शिफ्ट होंगे, इन दोनों कार्बन के दरमियान में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगी हमारी। ठीक है, अब ये तीनों हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बोकेटाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर देगा। तो अगर नेक्स्ट हाइड्रोजन को के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगी, और अगर इस कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये तो हमारा कार्बोकेटाइन, और हमने इसके लिए लिखी है हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट हमने देखनी है स्टेबिलिटी। आपने इससे पहले कई मरतबा ये बात पढ़ी होगी, सुनी होगी कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, secondary carbocation is less stable than tertiary carbocation and primary carbocation is least stable. आज हम इसकी रीजन पढ़ेंगे कि why tertiary carbocation is most stable and primary carbocation is least stable. This is methyl carbocation. In this case there is no carbon attached with this carbon which has positive charge, so there is no chance of hyperconjugation. Next we have this carbocation. This positive carbon have one carbon attached with it, so this is known as primary carbocation. Now in this case this carbon has 3 hydrogens whose sigma electrons can be delocalized with this p orbital. So we can write 3 hyperconjugated structures for primary carbocation because it has 3 equivalent hydrogens whose sigma electrons can be delocalized. Next we have this carbocation. It has 2 methyl groups and 1 hydrogen. Now 3 hydrogens on this carbon, they are at equivalent distance from this carbon, and these 3 hydrogens are also on equivalent distance, and the sigma electrons of these 6 hydrogens can be delocalized with this p orbital. So we can write 6 canonical structures for this molecule, that is secondary carbocation. Next we have this molecule in which carbocation has 3 alkyl groups attached with it. This is known as tertiary carbocation. Now in this case it has these 3 hydrogens and 3 hydrogens. 9 hydrogens are at equal distance from this
p orbital on carbon atom, and these 9 hydrogens in such a position that their sigma electrons of carbon hydrogen bond can be delocalized with this p orbital. So we can write 9 canonical forms for tertiary carbocation. Now you have studied in the rules of resonance that greater the number of canonical forms for a molecule, stable will be the molecule, and if equal is their contribution, then also molecule is more stable. So we can write 3 canonical structures for primary carbocation, and we can write 6 canonical forms for secondary carbocation, and we can write 9 canonical forms of hyperconjugation for tertiary carbocation. So tertiary carbocation has greatest number of canonical forms. That's why tertiary carbocation is most stable. Tertiary carbocation is most stable due to number of canonical forms that can be written by hyperconjugation. Next, we have alkyl radicals and their relative stability. Now, what is radical? When carbon has 1 electron, carbon is attached with 3 atoms and it has 1 electron, then this is known as radical. Now, in this case, carbon is attached with 3 atoms, so one p is orbital is present on this carbon, that is unhybridized, and this hydrogen carbon sigma bond can be delocalized with this p orbital, and similarly this carbon hydrogen bond can be delocalized and this carbon hydrogen sigma electrons can be delocalized. So if we delocalize first one, this carbon hydrogen sigma electrons, we will get this structure. Hydrogen will acquire a radical, not positive charge, because here carbon was radical, and there is carbon carbon double bond. This is one canonical form. In second canonical form, we have delocalized this sigma electron pair, and in third this sigma electron pair. Now it was a primary alkyl radical, and we can write 3 canonical forms for it. If we have secondary radical, we can write 6 structures just like carbocation, and if we have a tertiary radical, we can write 9 canonical forms just like tertiary carbocation. So in this case also, stability depends upon the number of canonical forms. If more number of canonical forms, the molecule will be stable. So tertiary have 9 canonical forms, that's why tertiary radical is more stable, then secondary is less stable than tertiary, and primary is least stable. The order of stability depends on extent of delocalization. Greater the delocalization, the more is stability. So on this basis, tertiary alkyl radical is more stable, secondary alkyl radical is less stable, and primary is least stable, and the last one is methyl radical. Now next one is alkenes and their stability. Now different alkenes have different stability. Even the isomers of same alkene have different stability. Now it can be explained on the basis of hyperconjugation. Now this is propene. इसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट में जो एग्जांपल पढ़ी थी वो हमने इसकी प्रोपीन की ही पढ़ी थी. ये डबल बॉन्डेड कार्बन है. अब इसमें हमने ये रूल पढ़ा है कि इस इन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ नंबर ऑफ कार्बन जितनी ज्यादा होंगी वो एल्कीन उतनी ही स्टेबल होगी. अब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से क्या इंक्रीज होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स whose sigma electrons can be delocalized. अब इस केस में देखिए इस कार्बन के साथ 1 कार्बन है और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो हमने इसकी 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम इसकी लिख सकते हैं. 1 इस बॉन्ड को डीलोकलाइज करें, इसको डीलोकलाइज करें या इसको डीलोकलाइज करें, तो 3 कैनोनिकल फॉर्म्स इसकी बनेंगी. नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है आइसोब्यूटाइलिन. आइसोब्यूटाइलिन में देखें ये हमारी डबल बॉन्डेड कार्बन है. इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ देखिए ये 1 मिथाइल ग्रुप है और ये सेकंड मिथाइल ग्रुप है. ये दोनों ग्रुप्स सेम पोजीशन पे हैं और इन दोनों के साथ जो 6 हाइड्रोजन हैं वो इस डबल बॉन्ड से सेम पोजीशन पे हैं. सो दिस carbon hydrogen bond is in conjugation with this double bond and it can be delocalized to here, and this double bond will be shifted to this carbon and we will get this structure. In this case, this carbon has negative charge here, negative charge.
क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये डीलोकलाइज हुआ है तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। अब इसके बाद हम इस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को भी डीलोकलाइज कर सकते हैं और उसके अलावा ये जो 3 हैं इनको भी डीलोकलाइज कर सकते हैं। तो इस केस में जो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हम लिख सकते हैं आइसोब्यूटाइलीन के लिए। लेकिन अगर हम देखें 1 ब्यूटीन को, 1 ब्यूटीन के केस में ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये नेक्स्ट इस कार्बन के साथ नेक्स्ट अटैच होगा 1 ब्यूटीन में। तो फिर जस्ट ये 2 हाइड्रोजन होंगे जो कि डीलोकलाइज होंगे और हम जस्ट 2 कैनोनिकल फॉर्म्स लिख सकेंगे फॉर 1 ब्यूटीन। ये मॉलिक्यूल है हमारे पास आइसोब्यूटाइलीन। अगर 1 ब्यूटीन होगा तो ये मिथाइल ग्रुप नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई कार्बन हाइड्रोजन नहीं होंगे, सिर्फ ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं इनके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे और हमारे पास जस्ट 2 canonical forms होंगी। तो isobutylene is more stable than 1 butene. Why? Because we can write only 2 canonical forms, 2 hyperconjugated structures for 1 butene, but we can write 6 canonical forms, 6 hyperconjugated structures for isobutylene. This is the reason that isobutylene is more stable. क्योंकि जिस मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स ग्रेटर होंगी वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट एल्कीन्स हैं और उनके साथ नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेबल हाइड्रोजन्स लिखी गई हैं। सबसे पहले हमारे पास इथीन है। इथीन में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ फर्दर कोई कार्बन अटैच नहीं है, इसलिए कोई ऐसा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं जिसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो सकें, तो 0 लिखा गया है। नेक्स्ट देखें हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इसमें ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 1 मिथाइल ग्रुप के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन इसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है आइसोब्यूटाइलीन। आइसोब्यूटाइलीन के बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा है कि 6 हाइड्रोजन्स हैं, so it will have 6 hyper conjugated structures. This is 2 butene. तो 2 butene में दोनों कार्बन के साथ 1 मिथाइल ग्रुप है और उनके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन होंगी। लेकिन अगर 1 ब्यूटीन होगा तो उसमें जस्ट 2 हाइड्रोजन होंगी जो हाइपर कॉन्जुगेट होंगी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखें ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, टोटल 6 हाइड्रोजन होंगे और इसके साथ 1 मिथाइल है तो 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 9 हाइड्रोजन होंगी जो हाइपर कॉन्जुगेट होकर 9 स्ट्रक्चर्स बनाएंगी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, इसके साथ भी 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और इसके साथ भी 2 मिथाइल ग्रुप्स, दोनों के साथ 6 हाइड्रोजन, तो टोटल 12 हाइड्रोजन होंगे जो कि हाइपर कॉन्जुगेट होंगे और 12 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो वो कार्बन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ग्रेटर होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी। अब स्टेबिलिटी का हमें किस बात से पता चलता है? इन एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को हम मेजर करते हैं बाय हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन ऐड की जाती है तो उसमें जो भी हीट इवॉल्व होगी फ्रॉम 1 मोल दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो वो एल्कीन जिससे ज्यादा हीट इवॉल्व होगी वो लेस स्टेबल होगी और जिस एल्कीन से कम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इवॉल्व होगी वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से ही ये कंक्लूजन निकाला गया कि आइसोब्यूटाइलीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 ब्यूटीन। बट रीजन क्या है? रीजन है उसकी हाइपर कॉन्जुगेशन। आइसोब्यूटाइलीन के केस में हम 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, जबकि 1 ब्यूटीन के केस में हम ओनली 2 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। Now the next thing that we can explain with the help of hyperconjugation is bond length. In some molecules we see that the bond length has shortened, that can't be explained by other phenomena. For example, carbon carbon bond, carbon carbon single bond in 1,3-butadiene and methyl acetylene is 1.46 angstrom in length, that is much less as compared to 1.54 angstrom found in saturated hydrocarbons. अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये हमारे पास है बच्चों मॉलिक्यूल 1,3-butadiene, 1,3-butadiene। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन सा है? ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और ये हमारे पास मॉलिक्यूल है मिथाइल एसिटाइलिन, इसमें ये कार्बन और कार्बन बॉन्ड है, इसके अलावा कोई और कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं। तो मींस इसी कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात हो रही है और इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात हो रही है कि इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1.46, जबकि एक्चुअल में
हमारे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ 1.33 होगी, जबकि इन दोनों केसेस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.46 है। तो इस बॉन्ड लेंथ से हमें ये पता चलता है कि ये बॉन्ड लेंथ सिंगल और डबल के दरमियान में है, यानी ना तो 1.54 है और ना ही 1.33 है, ये क्या है 1.46। तो ये 1.46 क्यों है कि हमारा जो 1,3 ब्यूटाडाइन है इसमें यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ भी 1 हाइड्रोजन है। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मींस जब वो डीलोकलाइजेशन होगी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, बट टू सम एक्सटेंट। परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं है, जस्ट डीलोकलाइजेशन है। तो इस सिंगल बॉन्ड में किसी हद तक डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गई है। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में भी देखें, ये जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड रह जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह इस मॉलिक्यूल में भी कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, यानी फुल डबल बॉन्ड नहीं है, जस्ट टू सम एक्सटेंट इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। वो सिंगल बॉन्ड लेंथ नहीं होगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम नहीं होगी, वो 1.46 एंगस्ट्रॉम होगी, जो कि सिंगल और डबल के दरमियान में है। जी बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया, फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी मॉलिक्यूल्स की, जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें मेन स्टेबिलिटी है कि हम कार्बोकेटाइंस, एल्काइल रेडिकल्स और एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड द लास्ट वन इज बॉन्ड लेंथ, कि हम बॉन्ड लेंथ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ एक्चुअल से शॉर्ट क्यों है। वो तभी होगी जब वहां पर कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन होगी या डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। जी, अल्लाह हाफिज।